हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये पेपर भले ही रीट एग्ज़ाम वालों का हो, लेकिन बाकी जो सभी एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी विद्यार्थी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंबुज स्थित अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? कंबुज स्थित अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? उत्तर है सूर्यवर्मन द्वितीय। दोस्तों, अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी देखिए। चीनी स्रोतों में कंबुज यानी कंबोडिया को फुनान नाम दिया गया। चीनी स्रोतों में कंबुज यानी कंबोडिया को क्या नाम दिया गया? फुनान। 9वीं शताब्दी में जयवर्मा द्वितीय ने कंबुज साम्राज्य की स्थापना की थी। अच्छी तरह याद रखना, कंबुज साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जयवर्मा द्वितीय ने। सूर्यवर्मन द्वितीय के पास 2 लाख हाथियों की विशाल सेना थी। कंबुज स्थित अंगकोर वाट के विश्व प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। ये विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है। अच्छी तरह याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोज में या कंबोडिया में, ठीक है, जिसका नाम है अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर। और इसका निर्माण किसने कराया था? सूर्यवर्मन सेकंड ने। ये मंदिर पिरामिड शैली में बनवाया गया है तथा इस पर गुप्त कला का प्रभाव है। अच्छी तरह याद रखना, अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर किस शैली में निर्मित है? पिरामिड शैली में। कंबुज साम्राज्य की मंदिर शैली में बने मंदिरों के चौखानों में रामायण और महाभारत के दृश्य अंकित है। ये भी याद रखने की चीज है। कंबुज साम्राज्य की शैली में बने मंदिरों के चौखानों में रामायण और महाभारत के दृश्य अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? अच्छी तरह याद रखना, सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? इसका उत्तर है 13वें शिलालेख में। देखिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी। सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था, जो 273 ईस्वी पूर्व मौर्य साम्राज्य का शासक बना था। अच्छी तरह याद रखना, सम्राट अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान को है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम्राट अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसको है? जेम्स प्रिंसेप को, ठीक है, जिन्होंने 1837 में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। अच्छी तरह याद रखना, अशोक का दिल्ली टोपरा अभिलेख अंतिम अभिलेख है। अशोक के अंतिम अभिलेख का नाम क्या है? दिल्ली टोपरा अभिलेख। ये अभिलेख अशोक द्वारा टोपरा यानी हरियाणा में उत्कीर्ण करवाया गया था, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। अच्छी तरह याद रखना, दिल्ली टोपरा अभिलेख अशोक के द्वारा टोपरा यानी हरियाणा में उत्कीर्ण करवाया गया था और इसको बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था, इसलिए इसका नाम है दिल्ली टोपरा अभिलेख, ठीक है। सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को खोजने का श्रेय टेफेन थेलर नामक अंग्रेज विद्वान को है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेखों को खोजने का श्रेय सबसे पहले किसको है? टेफेन थेलर नामक अंग्रेज विद्वान को, जिन्होंने 1750 ईस्वी में अशोक के दिल्ली मेरठ अभिलेख की खोज की थी। याद रखना, अशोक के दिल्ली मेरठ अभिलेख की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? टेफेन थेलर नामक अंग्रेज विद्वान ने। फिर अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? प्राकृत, जबकि यह ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेइक एवं ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेखों की लिपियां कौन कौन सी हैं? ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेइक एवं ग्रीक। अगला क्वेश्चन देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है, जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है? इसका उत्तर है घर बाइरे। अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में शानदार जानकारी। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने घर बाइरे नामक उपन्यास की रचना 1916 में की थी। याद रखना अच्छी तरह, घर बाइरे उपन्यास की रचना कब की थी? 1916 में। और इस उपन्यास के प्रमुख पात्र का नाम है निखिल। इसमें टैगोर ने अतिवादी राष्ट्रवाद, स्वदेशी आंदोलन की आड़ में स्वार्थ की पूर्ति जैसे विषयों पर प्रकाश डाला है। अब है रविंद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध उपन्यास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम है करुणा, ये टैगोर का पहला लघु उपन्यास था। फिर दूसरा है ठकुरानी बहू का बाजार। ठकुरानी बहू का बाजार ये टैगोर का प्रथम उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है, यानी टैगोर के प्रथम उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है ठकुरानी बहू का बाजार, ठीक है। राजऋषि, गोरा, नौकाडूबी, नेस्ट नीड, चौखेर बाली, ये सब रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यासों के नाम हैं। अच्छी तरह याद रखना। टैगोर को 1913 में उनकी रचना गीतांजलि के लिए प्रतिष्ठित
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अच्छी तरह याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1913 में। किस रचना के लिए? गीतांजलि के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर है 1913 में। अब देखिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी, हर लाइन के अंदर प्रश्न बना हुआ है। देखिए, गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। अच्छी तरह याद रखना, गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना द्वारा नवंबर 1913 में अमेरिका में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका नामक संगठन की स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा कालांतर में 1857 के विद्रोह की स्मृति में गदर या हिंदुस्तान गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। याद रखना कि ये जो संगठन है सोहन सिंह भाकना का, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, इसके द्वारा 1857 के विद्रोह की स्मृति में गदर या हिंदुस्तान गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। तो इस नाम के आधार पर बाद में गदर पत्रिका के नाम पर हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका संगठन को गदर पार्टी या हिंदुस्तान गदर पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। गदर पार्टी या गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की थी। युगांतर आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी गदर पार्टी के द्वारा? सैन फ्रांसिस्को में, जो गदर पार्टी का मुख्यालय था। अच्छी तरह याद रखना, गदर पार्टी का यानी हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर? युगांतर आश्रम में। अगला क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? उत्तर है कालिंजर। दोस्तों, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। याद रखना, शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? फरीद। बिहार के राज्यपाल बहार खान ने इन्हें शेर खान का खिताब दिया था। शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? बिहार के राज्यपाल बहार खान ने। फिर शेरशाह सूरी ने 1539 के चौसा युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं को परास्त किया था। अच्छी तरह याद रखना, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। किन किन के मध्य? मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। ठीक है। तथा 17 मई 1540 के कन्नौज युद्ध, जिसे बिलग्राम युद्ध भी कहा जाता है, में हुमायूं को निर्णायक रूप से परास्त कर दिल्ली आगरा की गद्दी पर अपना अधिकार किया था। याद रखना, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में परास्त करके दिल्ली की गद्दी पर अधिकार किया था? कन्नौज के युद्ध में। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540 को। कन्नौज के युद्ध को अन्य क्या कहा जाता है? बिलग्राम युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, शेरशाह सूरी के काल में निर्मित भवनों में सबसे प्रसिद्ध सासाराम का मकबरा है। अच्छी तरह याद रखना, सासाराम के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। और ये कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। इसे हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय कहा जाता है। अच्छी तरह याद रखना, किस मकबरे को हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय कहा जाता है? ऑप्शन दिए हुए आएंगे एग्जाम के अंदर, तो उसमें उत्तर क्या आएगा? सासाराम का मकबरा। फिर है, शेरशाह सूरी ने दिल्ली के पुराने किले के भीतर किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण भी कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। कहाँ पर? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध किया गया था? उत्तर है नियमन 17 AD 1829। अब देखिए, राजा राम मोहन राय के बारे में विस्तृत जानकारी, एग्जाम में कहीं से भी इनमें प्रश्न आ सकता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। देखिए एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? उत्तर आएगा राजा राम मोहन राय। उन्होंने भारतीय धर्म और समाज में सुधार के लिए 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब? 20 अगस्त 1828 को। ठीक है। इसके बाद देखिए, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए विख्यात आंदोलन चलाया था और उन्हीं के प्रयासों से 1829 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने विनियम 17 के अंतर्गत सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। अच्छी तरह याद रखना, सती प्रथा को अवैध घोषित कराने वाले समाज सुधारक का नाम है राजा राम मोहन राय, जबकि सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाले गवर्नर जनरल का नाम है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर किस विनियम के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? उत्तर आएगा विनियम 17 1829 के तहत।
फिर इन्होंने 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। एग्जाम में प्रश्न आएगा, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब? 1825 में। फिर हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब? 1817 में। फिर इन्होंने फारसी भाषा में मिरात उल अखबार, बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी और हिंदी में बंगदूत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। दोस्तों हर लाइन के अंदर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित अखबार का नाम बताइए। मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? फारसी भाषा में। फिर संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखा गया है? बांग्ला भाषा में। फिर बंगदूत किस भाषा में लिखा गया पत्र था? हिंदी भाषा में। ये सभी जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ था? उत्तर देखिए 1976 में। अब देखिए दोस्तों प्रश्नों का खजाना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। अच्छी तरह याद रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आज तक कितनी बार संशोधन किए जा चुके हैं? एक बार। फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। कितने नए शब्द जोड़े गए थे? 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। फिर देखिए, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। फिर प्रस्तावना यानी उद्देशिका को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था और इसी दिन संविधान सभा के सभापति द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे और उसे पारित घोषित किया गया था। कितनी शानदार जानकारी है दोस्तों, अच्छी तरह याद रखना कि संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा किस दिन अंगीकृत और अधिनियमित की गई थी? 26 नवंबर 1949 को। फिर संविधान सभा के सभापति द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किस दिन किए गए थे? 26 नवंबर 1949 को। फिर संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन पारित घोषित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का कहा जाता है। अच्छी तरह याद रखना, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। अगला क्वेश्चन देखिए, वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, इसका उत्तर है 86वां संविधान संशोधन। देखिए दोस्तों ये पूरा पैराग्राफ प्रश्नों का खजाना है, RAS स्कूल लेक्चरर, ठीक है, सहित अन्य एग्जामों में इस पैराग्राफ में से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे गए हैं। देखिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में संशोधन कर प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। अच्छी तरह याद रखना, प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 2002 में। फिर इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 के बाद एक नया अनुच्छेद 21A के रूप में जोड़ा गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। याद रखना दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में संशोधन करके एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21A। उसके तहत क्या किया गया है? उसके तहत 6 से 14 वर्ष की सभी जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य घोषित किया गया है, ठीक है। फिर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम को अगस्त 2009 में कानूनी रूप प्रदान किया गया था तथा 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया था। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार आए हुए हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष कानूनी रूप प्रदान किया गया था? अगस्त 2009 में इस अधिनियम को कानूनी रूप प्रदान किया गया था। और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? उत्तर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब देखिए दोस्तों, बिल्कुल प्रश्नों का भंडार है, एक एक लाइन के अंदर एक एक प्रश्न बन रहा है। देख लो,
भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्य की व्यवस्था नहीं की गई थी। अच्छी तरह याद रखना, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं की गई थी। वर्तमान में भारत के संविधान में भाग 4A में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4A में। ठीक है। कांग्रेस अध्यक्ष D.K. बरुआ ने संविधान संशोधन करने के लिए पूर्व रक्षा मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 के बाद भाग 4A जोड़ा गया था तथा इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। दोस्तों अच्छी तरह याद रखना, संविधान में मूल कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है। और भाग 4A इसके माध्यम से जोड़ करके और 10 मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था। ठीक है। और ये मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। अब वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। नीचे देखो, 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 क में संशोधन करके जोड़ा गया है। दोस्तों वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा दिलाना प्रत्येक माता पिता या अभिभावक की जिम्मेदारी होगी या कर्तव्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किस वर्ष नियुक्त किया था? उत्तर है 1953 में। अब देखिए दोस्तों, इस प्रश्न से रिलेटेड पूरी जानकारी देखिए। भारत सरकार द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में किया गया था। काका कालेलकर आयोग जिसको कहा जाता है। अच्छी तरह याद रखना, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में। किसकी अध्यक्षता में? काका कालेलकर की अध्यक्षता में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का को किस नाम से जाना जाता है? काका कालेलकर आयोग के नाम से जाना जाता है। फिर इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 मार्च 1955 को सरकार को सौंपी थी। अच्छी तरह याद रखना, प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को किस वर्ष सौंपी गई थी? 1955 में। फिर भारत सरकार द्वारा दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1 जनवरी 1979 को बिहार के पूर्व सीएम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में किया गया था, जिसे मंडल आयोग कहा जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छी तरह याद रखना। मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? 1979 में। और ये इसको क्या कहा जाता है? दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। दोस्तों इस आयोग ने पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवा में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस आयोग ने ओबीसी को यानी पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी? मंडल आयोग ने। ठीक है। या दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग ने। ठीक है। या मंडल आयोग ने ओबीसी को सरकारी सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की थी? उत्तर है 27%। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? उत्तर है राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है। अब देखिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी। संविधान के द्वारा भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, अर्थात ऐसा राज्य जो सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और निष्पक्षता का भाव रखता है। फिर संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के तहत सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। फिर भारत में कोई राज्य धर्म नहीं है। अच्छी तरह याद रखना, भारत में कोई राज्य धर्म नहीं है। राज्य न तो अपने कोई धर्म की स्थापना करता है और न ही किसी विशिष्ट धर्म को विशेष सहायता देता है। फिर इसके अलावा संविधान में आस्तिक और नास्तिक में कोई भेद नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की आयु होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की आयु होनी चाहिए। उत्तर है 30 वर्ष। अब देखिए दोस्तों, हर लाइन के अंदर उत्तर है, हर लाइन के अंदर प्रश्न है। देखो, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है। देखिए, संसद के उच्च सदन का नाम है राज्यसभा। इसको द्वितीय सदन भी कहा जाता है। ठीक है। इसको वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है। इसको स्थायी सदन भी कहा जाता है। और इसका गठन संविधान किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 80 के तहत। दोस्तों अच्छी तरह याद रखना, बहुत सारी जानकारियां मैं आपको प्रदान कर रहा हूं।
अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। याद रखना, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। और ये कैसे कैसे है? 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे और 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। दोस्तों चित्र याद रखना, वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 245। अधिकतम कितनी हो सकती है? 250, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 245। ये कैसे कैसे है? 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 233 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 84 के तहत राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा की स्थिति में कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का 44वां संशोधन किस प्रधानमंत्री के समय में किया गया था? भारतीय संविधान का 44वां संशोधन किस प्रधानमंत्री के समय किया गया था? उत्तर देखिए, मोरारजी देसाई के समय। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा पैराग्राफ प्रश्नों का भंडार है। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, इस पैराग्राफ में से एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। सुनिए आप, भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन 1978 पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय में किया गया था। अच्छी तरह याद रखना, 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1978 में। किस प्रधानमंत्री के समय में किया गया था? मोरारजी देसाई के समय में। फिर इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 के तहत प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अच्छी तरह याद रखना, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 31 आएगा। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अब एक कानून द्वारा निर्धारित जो सीमा है उतनी ही व्यक्ति संपत्ति धारण कर सकता है। उससे अगर अधिक संपत्ति धारण करता है तो उसको सरकार को निश्चित टैक्स देना पड़ता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 19 खंड 1 खंड 6 द्वारा प्रदत्त संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह याद रखना आप कि संपत्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 19 खंड 1 खंड 6 में। इसको किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर इस संविधान संशोधन द्वारा 42वें संशोधन 1976 द्वारा किए गए परिवर्तनों को निरस्त करते हुए संविधान को फिर से अपने मूल स्वरूप में लाया गया है। दोस्तों याद रखना, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भी बदलाव किए गए थे, जो भी परिवर्तन किए गए थे, उन परिवर्तनों को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा रद्द कर दिया गया और संविधान को वापस अपने मूल स्वरूप में लाया गया था। फिर इस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संशोधन करके ये प्रावधान किया गया कि इस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार दिया गया है, वो अधिकार आपातकाल में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई थी लेकिन अभियोग पास नहीं हुआ था? उत्तर है वी रामास्वामी। अब देखिए दोस्तों विस्तृत जानकारी, अनुच्छेद 124 खंड 4 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकाल से पूर्व संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, जिसे महाभियोग प्रस्ताव कहा जाता है। अच्छी तरह याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु तक। तो अगर उससे पहले उसको पद से हटाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से और एक प्रस्ताव पारित करना होगा, जिसको महाभियोग प्रस्ताव कहा जाता है। और इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 124 खंड 4 में। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया। अच्छी तरह याद रखना, पहला और एकमात्र महाभियोग का मामला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी, कई किताबों में जी रामास्वामी भी दे रखा है, 1991 से 1993 तक का है। यद्यपि जांच समिति ने उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया था, परंतु उन पर महाभियोग नहीं लगाया जा सका
क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने मतदान में भाग नहीं लिया, जिससे महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। अब देखो आप कि अब तक भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा पद से नहीं हटाया गया है। सिर्फ एक बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, किस न्यायाधीश के खिलाफ? वी रामास्वामी के खिलाफ, लेकिन वो पारित नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने मतदान में भाग नहीं लिया, जिसकी वजह से महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हो सका।